Hello, this is Manoj Kumar, and today we will discuss about the lecture on torque, the class related to the class 11. Now, first of all, torque होता क्या है? टॉर्क ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्लास 11th के लिए। रोटेशनल मैकेनिक्स में हम अभी जा रहे हैं और रोटेशनल मैकेनिक्स में हम टॉर्क के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो टॉर्क एक्चुअली होता क्या है, ये थोड़ा फोर्स से रिलेटेड है। जैसे लीनियर मोशन में जब हम बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो लीनियर मोशन में वेरिएशन होता है। लीनियर मोशन का स्पीड बढ़ता है या स्पीड घटता है या वेलोसिटी एक्सेलरेशन, बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है जिस फोर्स की वजह से। लेकिन जब हम एंगुलर या रोटेशनल की बात करते हैं, रोटेशनल मोशन की बात करते हैं, उस समय टॉर्क एक मेजर रोल प्ले करता है। अब ये टॉर्क होता क्या है, ये फोर्स से रिलेटेड है, रोटेशनल मोशन से रिलेटेड है। जैसे कि देख सकते हैं, मान लीजिए कोई एक पॉइंट है, ठीक है। अगर कोई पॉइंट है और उस पॉइंट से हम आर डिस्टेंस पे किसी बॉडी पे ही लग सकता है, आर ये आर वेक्टर है, उस जगह पे एक फोर्स लग रहा है, दैट इज एफ। ये पॉइंट ओ है, ये पी पॉइंट है और इस जगह पी पॉइंट पे एक फोर्स लग रहा है, एक फोर्स है ये, लेकिन एक डिस्टेंस पे लग रहा है। तो जब हम इस फोर्स का वजह से एक मोशन में वेरिएशन होता है, जैसे कि इन दोनों के, जैसे ये आर वेक्टर है, ये एफ वेक्टर है, दोनों के बीच में अगर एंगल हम देखते हैं, ये थीटा है मान लेते हैं, ठीक है। दोनों के बीच में अगर एंगल थीटा है तो आर और एफ के बीच में एक टॉर्क जनरेट हो रहा है। और ये कैसे हम डिफाइन करते हैं, जैसे कि इसको घूमने में, रोटेशन में, जैसे इस पॉइंट के अबाउट इस पे एक मोशन क्रिएट करने की कोशिश करेगा। अगर ये रेस्ट में है तो मोशन में हो जाएगा, अगर मोशन में है तो स्पीड में बढ़ जाएगा। दैट इज ये क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, ठीक है। इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे अगर हम इसको टाउ से डिनोट करते हैं नॉर्मली, तो टॉर्क इक्वल टू डिफाइन कर सकते हैं आर क्रॉस एफ, ये वेक्टर फॉर्म। अगर इसकी डायरेक्शन की बात करेंगे तो देखिए, जैसे ओ से ओ, दैट इज ओ पी, तो ओ से पी की तरफ कर्व को करेंगे और घुमा देंगे। जो थंब का डायरेक्शन होगा ना, वही डायरेक्शन टॉर्क का डायरेक्शन। दैट इज कि अगर हम टाउ बराबर लिखते हैं आर क्रॉस एफ, तो अगर थीटा है इन दोनों के बीच के एंगल, तो टॉर्क को हम लिख सकते हैं आर एफ साइन थीटा, और साथ में एक वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर है। दैट इज यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर एक वेक्टर है जिसकी जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है और इसका जो डायरेक्शन है ये उसी तरफ है जहां पर टॉर्क का डायरेक्शन है, ये रिजल्टेंट टॉर्क। जैसे ये अगर हम देखें ओ से पी की तरफ, तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन करा रहा है, इसको ये क्लॉकवाइज रोटेशन करा रहा है। तो ये जो क्लॉकवाइज रोटेशन, दैट इज कि ये घड़ी की दिशा में घूम रहा है, तो इसका डायरेक्शन इनटू द प्लेन कर सकते हैं। दैट इज इस तरह से इसको डिनोट करते हैं कि जो टॉर्क का डायरेक्शन होगा इस केस में ये वेक्टर प्रोडक्ट ही है। आप पढ़े होंगे पहले भी, जो वेक्टर की बात करते थे ए क्रॉस बी का, ए बी साइन थीटा, और वो डायरेक्शन, दैट इज उसी तरह से इसको राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल भी बोला जाता है। अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो टाउ इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, ये हमारा हो गया टॉर्क। को ये जो कंडीशन है ये वेरी करेगा आर और एफ पे। अगर मान लेते हैं टॉर्क, जैसे फिर से एक बात बताते हैं, जैसे लीनियर मोशन में फोर्स जिस तरह काम करता, रोटेशनल मोशन में, दैट इज रोटेशनल, किसी बॉडी को रोटेट करना, तो रोटेशनल मोशन में वही रोल प्ले करता है टॉर्क। और ये तीन चीज पे डिपेंड करता है, एक आर पे, एफ पे, और दोनों के बीच का एंगल। अगर एंगल चेंज होता तो टॉर्क चेंज हो जाएगा, अगर एफ चेंज होता तो टॉर्क चेंज होगा, अगर आर चेंज होता तो भी टॉर्क चेंज होगा। अगर इस केस में अगर हम देखें, केस 1 में अगर थीटा बराबर, केस 1 इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो हम यहाँ पर टॉर्क बराबर लिख सकते हैं आर एफ साइन 0
तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0, दैट इज कि टॉर्क हो जाएगा 0। अगर इसी केस को अगर दूसरी तरह से देखें, सेकंड केस में, केस 2 की बात करें, केस 2 में अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाता है, जैसे ये और ये इन दोनों, ये जनरल केस है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो उस केस में हम टॉर्क को लिख सकते हैं आर एफ साइन 90। तो ये फिगर कैसे बन सकता है, देखिए जैसे मान लेते हैं यही वाला फोर्स लग रहा है, तो ये कुछ इस तरह से होगा, O ये पॉइंट P है, दैट इज R, और ये इस पे परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो जब R और F के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो टॉर्क बराबर हो जाएगा आर एफ साइन 90। तो यहाँ पर साइन 90 का वैल्यू हो जाता है आर एफ, दैट इज 1, और ये मैक्सिमम टॉर्क है। दैट इज मैक्सिमम टॉर्क। अगर आगे देखें, जैसे इस तरफ हम जगह के कारण इधर कर, अगर मान लो कि ये जो एंगल 90 है, अगर हम फोर्स को उनके ऑपोजिट आर के ऑपोजिट लगाते हैं, ए केस 3 में इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। 180 का मतलब है कि जो फोर्स लग रहा है वो एंटी पैरेलल लग रहा है, आर वेक्टर के एंटी पैरेलल। इसको कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे मान लेते हैं ये O पॉइंट है, यहाँ से ये आर वेक्टर इस डायरेक्शन में है, इसको डायरेक्शन दे देना जरूरी है, ठीक है। और जो फोर्स है वो इसी डायरेक्शन में है, इस P पॉइंट के ऑपोजिट। तो यहाँ एक जैसे आर वेक्टर इस डायरेक्शन में, एफ वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री। तो 180 डिग्री हो जाएगा, तो दैट इज यहाँ पर टॉर्क बराबर लिख सकते हैं आर एफ साइन 180, और साइन 180 का वैल्यू फिर से साइन 180 का वैल्यू 0 है, इसलिए टाउ बराबर 0। इस तरह से टॉर्क को हम डिफाइन कर सकते हैं। और एक बार, ठीक है, इसके बाद हम बताने वाले हैं, ठीक है, इसको एक बार फिर से हम उसी टॉर्क को अल्टरनेटिव मेथड से बनाने जा रहे हैं। अल्टरनेटिव मेथड का मीन्स है कि हम इस बार उस प्रॉपर तरीका का यूज नहीं करेंगे। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए जैसे हम रिजॉल्व करेंगे, रिजोल्यूशन का बात करेंगे। जैसे अगर मान लेते ये है पॉइंट O और यहाँ से आर वेक्टर है ये, ठीक, एफ को इस तरफ लग रहा है एफ, तो इसका कैसे हम निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो एफ वेक्टर है, ये एफ वेक्टर को रिजॉल्व कर देते दो कंपोनेंट में, दैट इज कि अगर मान लेते हैं आर वेक्टर और एफ वेक्टर के बीच में एंगल अगर थीटा है, आर और एफ के बीच में एंगल थीटा है, तो यहाँ एफ को ऐसे हम लिख सकते हैं दो कंपोनेंट, थीटा के साथ जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं एफ कॉस थीटा, ठीक, और जो एफ थीटा के साथ नहीं रहता, जो थीटा के साथ नहीं रहता, उसे कहते हैं एफ साइन थीटा, ठीक है। तो इस जगह पे हम देखेंगे क्या कि अगर मान लेते हैं हमको टॉर्क निकालना है इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, या डायरेक्शन भी पता कर सकते हैं। ऐसे इस पॉइंट के अबाउट ये तो क्लॉकवाइज की घड़ी की दिशा में घूम रहा है, क्योंकि इस पॉइंट को लेके फोर्स के डायरेक्शन में घुमा देना, रिजल्टेंट फोर्स यही होगा। जैसे आर है और एफ, तो डायरेक्शन हम पता कर सकते हैं। तो हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड हो जाएगा आर कंपोनेंट, दैट इज आर का मैग्नीट्यूड इनटू जो फोर्स का जो भी कंपोनेंट इस आर वेक्टर पे परपेंडिकुलर था, दैट इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑन आर वेक्टर, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे कि आर और परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है, एफ साइन थीटा,
तो हम लिख सकते हैं फिर से शुरू से ही यही फॉर्मूला था आर एफ साइन थीटा, कि अगर हमको फोर्स निकालना टॉर्क निकालना है तो टॉर्क का सिंपल सा मेथड है कि अगर उसका हमको किसी तरह से परपेंडिकुलर कंपोनेंट मिल जाता है आर वेक्टर के अलॉन्ग, आर वेक्टर के पर, जैसे ये ओ से पी तक अगर आर वेक्टर है और उसका परपेंडिकुलर एफ साइन थीटा, तो हम इस तरह लिख सकते हैं आर एफ साइन थीटा। एक और बात है, अगर मान लेते हैं कि हम इस बार क्या करते हैं ना कि आर एफ को रिजॉल्व नहीं करते, आर ही को रिजॉल्व करते, एक अलग इसी पे एक अलग है कि इस बार एफ को रिजॉल्व नहीं होता है। क्या कि बहुत बार ऐसे भी होते हैं कि हम एफ को रिजॉल्व नहीं कर पाते या थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, उस केस में आर को ही रिजॉल्व कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये है और ये ओ से पी पॉइंट तक ये आर वेक्टर है और इस जगह पे लग रहा एफ। तो इस बार हम क्या कर रहे हैं ना कि जो आर है, आर को देखिए इनके बीच में अगर देखोगे तो एंगल थीटा था, तो ये एंगल भी थीटा है। अगर ये आर है तो इधर वाला कंपोनेंट दैट इज ओ पी, इसको कुछ भी नाम दे देते, मान लेते एम नाम देते। तो ओ पी एम में अगर इसका लेंथ जैसे ओ से पी का लेंथ अगर आर है तो इसका इस पर परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा आर साइन थीटा, ठीक है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट आर साइन थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा आर कॉस थीटा। ऐसा रेजोल्यूशन में पढ़ चुके हो कि जो वेक्टर रेजोल्यूशन में, ठीक है। तो अगर हम इस टाइम टॉर्क निकालना चाहेंगे, टॉर्क दैट मीन्स कि टॉर्क का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन के लिए अभी भी वही रूल लगाएंगे, राइट हैंड थंब रूल या तो जो हम राइट हैंड स्क्रू रूल का बात करते हैं, ठीक है। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड हो जाएगा इस टर्म टॉर्क बराबर, तो जो फोर्स का कंपोनेंट है दैट इज फोर्स का कंपोनेंट तो रिजॉल्व नहीं की, इस बार आर को रिजॉल्व किए, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ क्या हो गया, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ रेडियस जो हमारा आर। तो इस टाइम हम लिख सकते हैं एफ और परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है आर साइन थीटा, तो हो जाएगा टाउ बराबर आर एफ साइन थीटा। देखिए हमारा फिर से वही वाला जो यहाँ पर लाए थे वही क्वेश्चन का आंसर, मतलब दैट इज कि वही रिजल्ट हमारा आ गया। इस जगह पे हम क्या किए थे, फोर्स को रिजॉल्व किए थे। इस जगह पे हम क्या किए कि जो रेडियस है दैट इज कि जो आर वेक्टर है उसको रिजॉल्व किए, उसका कंपोनेंट लिए परपेंडिकुलर एफ के लिए, एफ वेक्टर के जो परपेंडिकुलर आर का कंपोनेंट होगा उससे मल्टीप्लाई करें और हमारा ओके। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम इस पे जैसे एक जगह होता कि मोर देन वन फोर्स लग रहा या मोर देन वन टॉर्क लग रहा, उस टाइम पर हम क्या करेंगे ये वाली चीज, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा तो नोट डाउन कर लो, ठीक है। अभी फिर से टॉर्क का एक नए तरीके से सोच सकते हैं कि अगर कोई बॉडी पे, ठीक है, कोई बॉडी पर मोर देन वन टॉर्क लग रहा है या वन फोर्स लग रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ये कोई एक बॉडी का शेप है, ठीक, और ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट कराना है, ठीक। जैसे मान लेते ये बी है और इस बॉडी पर तरह तरह जगह पे फोर्स लग रहा है। जैसे मान लेते इस एक्सिस से डिस्टेंस पे इस जगह पे एक फोर्स लग रहा F1 वेक्टर और ये वेक्टर का डिस्टेंस है R1, और इस जगह पे लग रहा मान लीजिए F2 और ये डिस्टेंस है R2। कुछ भी लग सकता है, बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, ये इस डायरेक्शन में लग रहे हैं F3 F3। तो अगर हमको नेट टॉर्क पता करना इस बॉडी पे, अगर इस बॉडी पर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, एन फोर्स लग रहे हैं, तो हम तीन ही दिखाएं F1 F2 और F3। तो सबका वेक्टर क्वांटिटी में लिखा हुआ
और अगर इस पॉइंट का नाम दे देते हैं जैसे P1, ये P2 और ये P3, जिस पॉइंट पे लग रहा है उसको, तो अगर नेट टॉर्क की बात करेंगे, नेट टॉर्क ऑन द बॉडी विल बी, जितने सारे टॉर्क हैं इस F1 की वजह से, F2 की वजह से, F3 की वजह से, सारे टॉर्क का इंडिविजुअल निकालना और सबका समेशन कर देना। लेकिन उसके लिए जैसे ये है R1 क्रॉस F1 प्लस R2 क्रॉस F2 प्लस R3 क्रॉस F3, ये है। और अगर इससे ज़्यादा लगता, मान लीजिए n टाइप लगता, तो सारा समेशन करते हैं इसमें। तो ये हमारा फोर्स है। इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि अगर अलग से, अगर सबका सम जैसे F1 का, F2 और F3 का, ये केस बहुत जरूरी है, इफ F1 प्लस F2 प्लस F3 सबको सम करते हैं और ये अगर जीरो आता है, मतलब इस बॉडी पे नेट फोर्स हो जा रहा है जीरो, तो ये जरूरी नहीं है कि इस बॉडी पे नेट टॉर्क भी जीरो हो। तो इसका मतलब कि जो हम टॉर्क की बात कर रहे थे, R1 क्रॉस F1 प्लस R2 क्रॉस F2 मे नॉट जीरो, कि ऐसा जरूरी नहीं कि जीरो हो जाए, ठीक है, जीरो हो भी सकता और नहीं भी। जैसे कि अगर हम बात करेंगे कोई भी चीज़ खोलने की बात करें, जैसे ये मार्कर को अगर हमको खोलना है तो देखो, जैसे ये तो एंटी क्लॉकवाइज में खुलता है, तो ये जो राइट वाला ये उंगली है और ये थंब जो है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगता और ये खुल जाता। दैट इज एक फोर्स इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है। जैसे इस केस को अगर समझना है तो हम थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि एक डिस्क, सबसे अच्छा एग्जांपल यही है, और ये सेंटर पे हिंज्ड है, ठीक है। तो हमारा एक फोर्स मान लेते हैं ये इस डायरेक्शन में लग रहा और एक फोर्स इस डायरेक्शन में, दोनों टेंजेंशियल, दोनों के बीच का डिस्टेंस है अगर मान लेते हैं 8.3%, ये पॉइंट O है, ये मान लेते हैं पॉइंट, ये भी पॉइंट। तो इस केस में अगर देखोगे इस बॉडी पे कि नेट फोर्स क्या है, एक इस तरफ है, एक वेस्ट तरफ, ये एक्स एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस, दोनों, तो नेट फोर्स इस केस में जीरो है। लेकिन अगर टॉर्क की बात करेंगे तो इस पॉइंट से अबाउट O जो पहला वाला फोर्स है वो भी क्लॉकवाइज में और दूसरा वाला फोर्स भी वो भी क्लॉकवाइज में, तो नेट टॉर्क जीरो नहीं है। लेकिन इस केस में जो नेट फोर्स है वो जीरो। जैसे कि अगर नेट फोर्स की बात करेंगे इस केस में तो हो जाएगा F माइनस F, लेकिन टॉर्क की बात करेंगे नेट टॉर्क की तो हो जाएगा RF, क्योंकि R से F दैट इज R क्रॉस F, तो RF प्लस RF तो हो जाएगा 2RF। तो इस केस में हम देख सकते हैं कि अगर नेट फोर्स जीरो है तब भी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि नेट टॉर्क जीरो ना हो। जैसे ये इसका जनरल मेथड है कि ये जीरो अगर हो भी जाता है, ये स्पेशल केस, अगर हो भी जाता है तो जरूरी नहीं है कि वो वाला उसका नेट टॉर्क भी जीरो होगा, ठीक है। आई थिंक कि समझ में आ रहा होगा सारा चीजें। टॉर्क का जो विशेष था, टॉर्क का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है रोटेशनल मोशन में, फिर से वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। थैंक यू।